हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 31 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह है यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विदिशा की उदयगिरी गुफा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विदिशा। और अंकित शर्मा, इन्होंने अच्छा आंसर करा है। मध्य प्रदेश विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं विश्व धरोहर में शामिल नहीं हैं। 4वीं और 5वीं शताब्दी में इन गुफाओं को बलुआ पत्थर की पहाड़ियों से तराशा गया था। यहाँ 20 गुफाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु के वाराह अवतार की मूर्ति है, जो गुप्त कला का एक सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। विदिशा से संबंधित कुछ और तथ्यों की बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम था भेलसा महामालिस्तान, हालांकि ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और बेस नगर भी विदिशा को कहा जाता था। वर्ष 1952 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदिशा का नाम घोषित किया था। यहाँ वीरसेन साव का अभिलेख है और उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर परमार वंशकालीन है। भागवत धर्म से संबंध हेलियोडोरस, जो यूनानी राजदूत था, का गरुण स्तंभ बेस नगर या विदिशा में है। विदिशा और देवास जिला नर्मदा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए, देवास जिला जो है वो नर्मदा के किनारे है। ठीक है, तो केवल इसका जो सही आंसर है वो विदिशा है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे और देवास काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। खरगोन जिला नर्मदा नदी की सहायक कुंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर की बात करें तो जबलपुर, अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वरधार, नरसिंहपुर, हांडिया, ओमकारेश्वर, बड़वानी, मंडला बड़बा, मंडलेश्वर, झाबू आदि ये सारे आपके हैं। और अजय तुर्कल ने भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इनसे संबंधित। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इनका कमेंट जो है वो पिन कर दिया है, तो आप पहला ही कमेंट जो होगा उसमें आप इनका पूरा पढ़ सकते हैं, तो एक बार आप रिवीजन इसको कर सकते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, दूसरा है हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में। तो ये दो प्रश्न आपको कमेंट करना है। देखिए, अंकित शर्मा जो हैं, इनका जो लिखने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस प्रकार से ही आप कोशिश किया करें कि इस प्रकार का कमेंट जो है वो आप करें। जैसे देखिए क्या होता है कि ये इन्होंने जो लिखा हुआ है इसको पॉइंट्स के फॉर्म में हर चीज़ को लिखा हुआ है, तो एक लिखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि इस प्रकार का जो तरीका है इसको आप फॉलो करने की कोशिश करें। दूसरा ये तरीका है, इसमें इन्फॉर्मेशन तो अच्छी है लेकिन लिखने का तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसको पॉइंट्स के फॉर्म में भी ज़्यादा अच्छा लिखा जा सकता है। लिखा अच्छा है, इसमें भी काफ़ी पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो पहला प्रश्न है, कोरोना से सर्वाधिक मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश देश में कौन से नंबर पर है। तो कोरोना से सर्वाधिक मृत्यु दर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो 5वें नंबर पर है। और कोरोना के टोटल केसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश है 16वें नंबर पर। ठीक है, तो कुल संख्या के मामले में मध्य प्रदेश 16वें नंबर पर है, लेकिन मृत्यु दर मतलब संक्रमित जो हैं उनमें मौत के प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो उसमें मध्य प्रदेश जो है वो 5वें नंबर पर है। अब तक जो संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें से 2.2% की मौत हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो है 1.8%। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर की बात करें तो 3.2% मृत्यु दर है गुजरात में और महाराष्ट्र में, दोनों जगह 3.2%। सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र 3.2, गुजरात 3.2, दिल्ली 3.09, पंजाब 2.6 और मध्य प्रदेश 2.2, यानी कि मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ है 0.17, बिहार 0.41, हिमाचल प्रदेश 0.58, ओडिशा 0.50, तेलंगाना 0.69। पूर्वोत्तर राज्यों में मृत्यु दर इससे भी कम है। तो सबसे ज़्यादा वैसे तो जो मृत्यु दर है अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सबसे कम तो पूर्वोत्तर राज्यों में ही है, क्योंकि देखिए जनसंख्या कम है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो भी कम होंगे और
मौतें जो हैं वो भी कम हुई होंगी। ये हमारा करंट अफेयर है। अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी इससे संबंधित पूरी क्वेरी कर सकते हैं। मंथली भी अवेलेबल है और इस 6th मंथ का भी अवेलेबल है। 2019 का भी जुलाई 2019 से लेकर कंटिन्यू जून 2020 तक पूरा 1 साल का करंट अफेयर अवेलेबल है। ये आप लेना चाहें ले सकते हैं। जुलाई अगस्त का जो करंट अफेयर है वो आपको जल्द ही मिलेगा। ये कुछ नोट्स हैं, ये अगर आप लेना चाहें व्यापम के प्रीवियस पेपर्स हैं, इसमें ये आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें MPPSC के भी पूरे प्रीवियस पेपर्स हैं। 2020 जनवरी में जो MPPSC का पेपर हुआ था तब तक। ये NCERT का सारे क्लास 11 और 12 का, और ये NCERT का सारे क्लास 8, 9, 10 का। जिल परेरी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सिर्फ 99 रुपये में 10 टेस्ट हैं। 5 टेस्ट ये हो चुके हैं, ठीक है। हिंदी में ये आपके अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, देश की सबसे प्राचीन भगवान गणेश के बाल रूप की मूर्ति निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर देश के सबसे मतलब बाल गणेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं। गणेश भगवान गणेश की बाल रूप की जो मूर्ति है वो सबसे प्राचीन मूर्ति यहीं की मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिला जो है उसकी उदयगिरी पहाड़ी जो है उस पर गुफा नंबर 6 में भगवान गणेश के बाल रूप की मूर्ति देश की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है पुरातत्वविदों के अनुसार। और इस मूर्ति को चट्टान में उकेरा गया है, लेकिन खंडित होने के कारण पूजा इसकी नहीं की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों की अगर बात करते हैं तो यह मूर्ति देश की सबसे पहली गणेश मूर्ति है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में करीब 4वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सेनापति थे वीरसेन, उन्होंने जब मालवा पर विजय प्राप्त करी थी तो शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी में इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। अब यह ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार व्यापम जो है इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है, या आजकल MPPSC का भी पैटर्न लगभग ऐसा ही होता जा रहा है। इसलिए ये वैसे तो करंट अफेयर का प्रश्न नहीं है, लेकिन चूंकि ये मुझे न्यूज़ में मिला था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। अगला जो बात करते हैं, देखिए अभी हाल में प्रदेश में 50 से कम अगर श्रमिक हैं तो इस प्रकार के जो औद्योगिक संस्थान कारखाना अधिनियम है, ठेका श्रम विनियमन है और उत्पादन अधिनियम है, तो इस प्रकार के जो कारखाने हैं 50 से कम श्रमिक वाले वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। इस प्रकार के जो अधिनियम बने हुए हैं, औद्योगिक संस्थान कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम विनियमन, ठीक है, और उत्पादन अधिनियम, इस दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है। और इसके लिए अभी हाल में शिवराज सरकार ने श्रम विधि संशोधन अध्यादेश 2020 जारी कर दिया गया है। हालांकि इसे अभी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगामी सितंबर माह में जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें इसको प्रस्तुत किया जाएगा। इसका जो फायदा है वो सीधा मिलेगा सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के औद्योगिक संस्थानों को। मध्य प्रदेश में जो प्रावधान लागू हैं उनको संशोधन के लिए राष्ट्रपति से पूर्व निर्देश लेकर श्रम विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश जारी करा गया है। मतलब राष्ट्रपति से पहले से ही अगर निर्देश ले लिए जाएं तो उसको पास होने में समय नहीं लगेगा। अभी तक यह प्रावधान उन इकाइयों पर लागू होता था जहां 20 या उससे अधिक श्रमिक काम करते थे। तो अब कितने कर दिए गए हैं? अब कर दिए गए हैं ये 50। तो कोरोना के कारण जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। तो 50 से कम श्रमिक वाले जो प्रतिष्ठान हैं उनमें श्रम निरीक्षक बिना अनुमति निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। श्रम निरीक्षक यानी कि आपका जो लेबर इंस्पेक्टर होता है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद वो निरीक्षण कर पाएंगे। और सितंबर में होने वाले विधानसभा के सत्र में इस अध्यादेश की जगह संशोधन विधेयक प्रस्तुत भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में मलखंब खेल अकादमी खोलने का निर्णय लिया गया है? हालांकि ये थोड़ा प्रश्न मुझे अजीब लगता है, इसका वैसे सही आंसर जो है वो मध्य प्रदेश है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस प्रकार का एक निर्णय लिया है कि मलखंब खेल अकादमी जो है वो मध्य प्रदेश में खोली जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में पहले से मलखंब अकेडमी है, हो सकता है उन्होंने ये दूसरी मलखंब अकेडमी खोलने का निर्णय लिया हो, ठीक है।
और अभी हाल में अगर बात करते हैं तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मलखंब के अकादमी है जो सबसे रिसेंट मलखंब अकादमी है, जो 2018 में स्थापित हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इससे पहले एक जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी की भी स्थापना करी गई थी। तीरंदाजी अकादमी की स्थापना करी गई थी 2013 में। ठीक है, और 2016 में मध्य प्रदेश में क्रिकेट अकादमी की स्थापना करी गई थी। तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में है आपकी, क्रिकेट अकादमी आपकी शिवपुरी में है। ध्यान रखिए, ये पूरी स्टैटिक जीके है आपकी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं सारी अकादमी बता देता हूँ आपको। मार्शल आर्ट अकादमी, मार्शल आर्ट अकादमी मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, और मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना जो है वो 2007 में हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं, अगर एक शूटिंग अकादमी भी मध्य प्रदेश में है। शूटिंग अकादमी जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इसकी भी स्थापना 2007 में की गई थी। इसके अलावा एथलेटिक्स अकादमी जो है, एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना भोपाल में करी गई थी 2016 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भी है, और मध्य प्रदेश की जो वाटर स्पोर्ट्स अकादमी है इसकी स्थापना करी गई थी 2007 में। ये भी आपकी भोपाल में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा इक्वेस्ट्रियन अकादमी भी भोपाल में है। इसकी भी स्थापना 2007 में करी गई थी। इसके अलावा पुरुष हॉकी अकादमी, पुरुष हॉकी अकादमी जो है ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 2007 में ही इसकी स्थापना करी गई थी। आप देख रहे होंगे 2007 में सबसे ज़्यादा अकादमियों की स्थापना करी गई थी। पुरुष अकादमी की बात हो गई है, तो महिला अकादमी की अगर बात करें, महिला हॉकी अकादमी की बात करें, तो महिला हॉकी अकादमी जो है ये मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में स्थित है, जिसकी स्थापना करी गई थी 2006 में। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में पहले महिला हॉकी अकादमी की स्थापना हुई थी, फिर पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना हुई थी अगले ही साल। ठीक है, तो ग्वालियर में महिला और पुरुष आपकी हो जाएगी भोपाल में। इसके अलावा ग्वालियर में एक और अकादमी है जिसे कहते हैं बैडमिंटन अकादमी। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में है, स्थापित 2010। ठीक है, ये प्रमुख अकादमियां हैं। इसके अलावा एक और अकादमी है मध्य प्रदेश में जिसे स्विमिंग अकादमी कहा जाता है। स्विमिंग अकादमी जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। ठीक है, और स्विमिंग अकादमी की स्थापना 2008 में करी गई थी। तो ये सारी अकादमियां जो हैं आपकी हो जाएंगी। तो खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को अभी जो मुख्यमंत्री शिवराज हैं उन्होंने ये घोषणा करी है। इस खेल अकादमी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त मलखंब प्रशिक्षक योगेश मालवीय की सेवाएं ली जाएंगी। अभी आपको पता है इनको हाल में मलखंब पुरस्कार मिला है। योगेश मालवीय के सिखाए गए मलखंब खिलाड़ी आज देश और दुनिया में मलखंब का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही कारण है कि इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। 2012 में इनको विश्वामित्र अवार्ड मिला था, और 2018 में मलखंब के शानदार प्रदर्शन के लिए भी इनको पुरस्कृत किया गया था भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में कम से कम कितने कृषि उत्पादक समूह बनाए जाएंगे? तो ये कृषि उत्पादक समूह जो हैं वो बनाए जाएंगे 2, और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, और इनको इनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिए प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिए जाने का निर्णय मध्य प्रदेश में लिया गया है। एक जिला एक पहचान के तहत सब्जियों और फलों के उत्पादन को देखते हुए प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा राज्य व जिला स्तरीय निगरानी समितियों के गठन किए जाएंगे। कृषि उत्पादक समूह को विस्तार देने का भी लक्ष्य मध्य प्रदेश में रखा गया है। हर विकास खंड में कम से कम 2 समूह गठित करने की तैयारी है। ठीक है, उन्नत बीज के श्रेणीकरण की इकाई, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला भी मध्य प्रदेश में विकसित किया जाएगी। हर जिले में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत भी किसानों की आय बढ़ाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। तो ये कुछ प्रमुख निर्णय है, कुछ 4-5 दिन पुराना ये करंट अफेयर आपका होगा। तो गाइस, ये पूरा था आज का करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।